हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से योगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 गणिता मंजरी के चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रॉब्लम्स बिलो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज द अप्रॉक्सीमेशन 22/7 फॉर पाई। अगर वैल्यू पाई की 3.14 गिवन होगी तो अभी हमने वो वैल्यू यूज़ करनी है, नहीं तो हमने 22/7 ही यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिटीज इन अलजेब्रा कैन समटाइम्स बी शोन एज एरिया रिलेशनशिप्स। वो बोल रहे हैं कि जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हम चैप्टर 4 में कर आए हैं वो कई बारी एरिया रिलेशनशिप्स की तरह शो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, द फिगर शोन कॉरस्पॉन्ड्स टू द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की थी, वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डू यू सी हाउ। तो ये उन्होंने उसका मॉडल बना के, एरिया मॉडल बना के रिप्रेजेंट किया हुआ है, समझाया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक लेंथ ए और एक बी। इधर भी सेम एक लेंथ ए और एक बी। तो ये हमारी लेंथ कितनी हो गई ए प्लस बी, और ये भी कितनी हो गई ए प्लस बी। ठीक है, तो एक जो स्क्वायर होता है उसका एरिया कितना होता है साइड इंटू साइड। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये ए लेंथ थी, तो यहाँ से ज्वाइन किया और इधर से ज्वाइन किया, तो ये ए और ए, ठीक है ना, ये स्क्वायर बन गया। तो इसकी एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर। अब ये बी है और ये पोर्शन कितना है ए है, तो ये रेक्टेंगल है, तो ए और बी इसका प्रोडक्ट क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आ गया इसका एरिया ए बी। ऐसे ही अब ये बी है और ये वाली लेंथ क्या है ए है, ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगल बन गई, तो इसका एरिया क्या आ गया ए बी। और ये बी है और ये भी बी है, तो ये एक क्या है स्क्वायर है, तो इसका क्या एरिया क्या आ गया बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इस तरीके से ये मेरा ये वाली आइडेंटिटी आ गई है एरिया मॉडल से। ठीक है, सो ड्रॉ फिगर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटीज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उन्होंने जैसे इस वाली आइडेंटिटी को समझाया है, एरिया मॉडल की तरह रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही हमें फिगर ड्रॉ करनी है इन दो आइडेंटिटीज़ की। ठीक है, थोड़ा समझाना नहीं है, लिखना नहीं है, इसका मतलब कुछ भी, हमें फिगर के थ्रू इसको समझाना है। ठीक है, तो ये मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ की हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि एक स्क्वायर लिया जिसकी हमने साइड ली ए, ठीक है, तो उसका एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या है ना, ये जो आइडेंटिटी है इसमें हम माइनस कर रहे हैं, जो उन्होंने एग्जांपल दी थी उसमें हमने क्या किया था प्लस किया था। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक पोर्शन ले लिया इतना सा, ठीक है ना, यहाँ से इतना सा एक हमने पोर्शन लिया इतना सा, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से हमने पोर्शन लिया, उसकी लेंथ ली बी और यहाँ से भी बी। तो ये एक स्क्वायर लिया और मैंने क्या किया, उसको यहाँ से, उसका एरिया कितना हो गया बी स्क्वायर हो गया, और उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ से हटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो बाकी पोर्शन बच गया मेरा वो कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एरिया, राइट। ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन मैंने क्या कर दिया है माइनस कर दिया है, हटा दिया है, कट कर दिया है। ठीक है, जो ये बाकी पोर्शन रह गया है मेरा ये वाला, तो इसका एरिया क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो ये मैंने कट कर दिया, ये वाला हिस्सा कट कर दिया, तो ये पहले पूरी लेंथ कितनी थी मेरी ए थी और ये लेंथ की कितनी मैंने ली बी। तो ये जो पोर्शन रह गया ये कितना रह गया मेरा ए माइनस बी रह गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मेरा जो ये वाला पोर्शन है आप देख सकते हैं कि ये बी है, ठीक है ना, यहाँ तक अगर ये बी है तो ये कितना हो गया, ये बी हो गया। और टोटल लेंथ कितनी थी मेरी ए थी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी ए माइनस बी हो जाएगी। ठीक है ना, ये पूरी ए है और ये बी है, तो ये कितनी रहेगी मेरी ए माइनस बी हो गई। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना हो गया ए माइनस बी इंटू बी, तो ये मैंने लिख दिया एरिया। ऐसे ही ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, तो इसका एरिया कितना हो गया ए इंटू ए माइनस बी, वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया। अब मैंने क्या किया, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको रीअरेंज किया है और उसको मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। ठीक है, इसको मैंने, ये हॉरिजॉन्टल है, उसको मैंने वर्टिकली यहाँ पे लाके ऐसे यहाँ पे रख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में। ठीक है, तो ये वाली जो साइड थी ए माइनस बी वो ऐसे वर्टिकली आ गई है और ये जो बी ये थी लेंथ वो ऐसे आके यहाँ पे लग गई है। तो ये पहले इतनी साइड थी मेरी ए और ये है मेरी बी, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी ए प्लस बी, और यहाँ पे जो लेंथ बच गई है वो कितनी है ए माइनस बी है। ठीक है, तो ये लेंथ है ए प्लस बी और ये ब्रेड्थ है ए माइनस बी रेक्टेंगल की, तो एरिया कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और
ये हमारा क्या आ गया है, राइट हैंड साइड आ गई है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यही इसी चीज़ को, ये जो हमारा पोर्शन था, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो पोर्शन था मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को तो मैंने सारा रीअरेंज किया है, ठीक है ना। तो ये जो एरिया था मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको रीअरेंज करके जब हम यहाँ तक पहुँचे तो वो एरिया क्या आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपकी बुक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 4 जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाने के लिए एक ये एरिया मॉडल दिया हुआ है। तो मैंने ये फोटो वहीं से ली है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो कटआउट उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये कटआउट लेके यहाँ तक लगा दिया है उन्होंने, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको इन चारों जो है फिगर से आपको समझाई है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, एक पहले बड़ा सा स्क्वायर लिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा स्क्वायर लिया है ऐसे, ठीक है। उसको क्या किया, इस बड़े से स्क्वायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे एक लेंथ ली ए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे ऐसे उन्होंने ऐसे स्क्वायर ले लिया, ठीक है। फिर उन्होंने एक और स्क्वायर लिया जिसकी उन्होंने लेंथ ली बी, ठीक है। ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। फिर उन्होंने एक स्क्वायर लिया जिसकी उन्होंने साइड ली है बी। तो उन्होंने कैसे उसको रिप्रेजेंट किया है बी को, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बी आ गया। फिर ये बी है, ठीक है, एक मिनट, ये इसकी साइड बी है और ये क्या है, साइड बी है। फिर एक और स्क्वायर लिया है जिसकी साइड क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम दिखाते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सी लिया है इस तरीके से। तो ये मैं इसको एडजस्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही है, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे ऐसे इरेज कर देते हैं और इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है यहाँ पे इसकी, ये इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये जो लेंथ है मेरी वो क्या है, सी है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसका जो मॉडल है वो यहाँ पे आपको दिखाया था, ठीक है। ये ऐसे है, ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये 3 एरियाज हो गए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ये ए है और आप देख सकते हैं कि ये जो बी लिया है, यहाँ पे ये बी था, ठीक है, ये इतना पोर्शन बी था, तो ये बी आ गया और इधर भी बी आ गया। और ये जो तीसरा स्क्वायर लिया है ये सी है, तो यहाँ पे सी लिखा है, और ये भी सी है तो यहाँ पे भी सी लिखा है। तो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर था इसकी साइड्स क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर भी ये बी और ये क्या आ गया, सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इसकी ये वाली साइड भी है और a प्लस बी प्लस सी इसकी ये वाली साइड भी है। तो ये एक स्क्वायर की जो साइड है वो a प्लस बी प्लस सी है। तो साइड इंटू साइड क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास मिल जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर का एरिया आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अंदर देख लेते हैं, a इंटू ए क्या हो गया मेरे पास, a स्क्वायर, ठीक है। और फिर a इंटू बी क्या हो गया, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ है a और ब्रेड्थ है b, तो ये आ गया ए बी। फिर ये है मेरे पास a और ये है मेरे पास c, तो ये आ गया सी ए। इसी तरीके से ये b है और ये चीज़ क्या है मेरी a, तो ये a b आ गया। ये b है और ये मतलब ये b है और ये b है, तो ये b स्क्वायर आ गया। ये c है और ये b है, तो ये बी सी आ गया इसका एरिया, ठीक है। इसी तरीके से ये लेंथ a है और ब्रेड्थ c है, तो ये सी ए आ गया। ये ब्रेड्थ जो ये लेंथ सॉरी बी है और ब्रेड सी है, तो ये बी सी आ गया। और ये सी है, ये बी सी है, तो ये एक स्क्वायर है, तो ये सी स्क्वायर आ गया। जब हम इन सबको ऐड करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया 2ab प्लस बी सी हो गया 2bc और प्लस सी हो गया मेरा 2ca। तो ये मेरा राइट हैंड साइड, ये मेरी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। जो मेरा पूरा एरिया था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में। तो ये हमारी ज्योमेट्रिकल मॉडल था जो रिप्रेजेंट कर रही है मेरी ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
An isosceles triangle has perimeter 40 centimeters. The equal sides are 15 centimeters each. Find the area of the triangle. तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है. आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, तो उन्होंने इक्वल साइड्स की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर. तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी और उसकी मैंने ए बी इज इक्वल टू ए सी ले लेती हूँ. तो यहाँ पे मुझे बी की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर्स और सी की वैल्यू भी गिवन है 15 सेंटीमीटर्स और मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, पर मुझे पेरीमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर्स और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स मींस ए प्लस बी प्लस सी 40 है. तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 40 है. तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे 15 प्लस 15 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगी ए की वैल्यू a प्लस 30 इज इक्वल टू 40. तो यहाँ से a आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो मेरे पास a भी आ गया. अब मुझे एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से. तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हीरोन्स फार्मूला. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो सबसे पहले हम s निकालेंगे. s होता है पेरीमीटर का हाफ. ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर हमें गिवन था 40, सो 40/2. तो ये आ गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर्स. ठीक है, हम ऐसे ही s माइनस से s माइनस बी एस माइनस सी भी निकाल लेंगे. तो s माइनस ए 20 माइनस 10, तो ये आ गया 10. s माइनस बी 20 माइनस 15, ये आ गया मेरे पास 5 और s माइनस सी इज इक्वल टू 20 माइनस 15 अगेन और ये भी आ गया 5. ये आप अलग से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं. मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं ऐसे करवा रही हूँ. ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे. तो यहाँ पे s की वैल्यू है 20, s माइनस ए है 10, s माइनस बी है 5, s माइनस सी है 5. ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी. अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे. तो 20 होता है हमारा 4 5 20, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है, 10 होता है 2 5 10 और 5 इंटू 5 एज इट इज़ आ जाएगा. अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे. ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया और एक ये 5 और एक ये 5. ठीक है, तो इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, इन 5 में से भी एक 5 बाहर आ गया और इस 5 का पेयर में से भी एक 5 बाहर आ गया और अंदर रह जाएगा मेरे पास √2. सो 2 5 10, 10 5 50, ये आ गया 50 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें पता है √2 की वैल्यू होती है 1.414. ठीक है, हो सकता है आपको बोला जाए कि डेसिमल्स में आंसर निकालो, तो आपको √2 और √3 की वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए. तो √2 होता है 1.414. जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70.7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. An isosceles triangle has base 10 centimeters and its area is 60 centimeter square. बेस दिया हुआ है isosceles triangle का मतलब एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं. तो मैंने एक ट्राइंगल ले ली ए बी सी, इसकी दो साइड्स इक्वल ले ली ए बी और ए सी और उसका बेस दिया हुआ है मुझे 10 सेंटीमीटर्स एंड इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर्स और इसका एरिया भी गिवन है. व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द इक्वल साइड. जो ये जो इक्वल साइड्स हैं इनकी हमें लेंथ पूछी गई है. ठीक है, तो अब हमें एरिया गिवन है. सबसे पहले तो ये जो मैं इक्वल साइड्स हैं इसको मैं ए मान लेती हूँ. ठीक है, इसको मैंने मान लिया ए. लेट ट्राइंगल ए बी सी बी आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, इक्वल साइड्स, लेट इक्वल साइड्स बी ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए. मैंने इसे मान लिया ए. ठीक है, और बी सी जो मेरी थर्ड साइड है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें एरिया गिवन है. सो हमें पता है एरिया होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब बेटा सबसे पहले हम s निकालेंगे यहाँ से. ठीक है, तो s कैसे निकालेंगे, हमें तो दो साइड्स पता नहीं है तो कोई बात नहीं, a लेकर ही निकालेंगे. तो s निकालते हैं. s इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो यहाँ पे दो साइड्स तो सेम ही हैं तो a प्लस a आ गया और थर्ड साइड मेरे पास दी हुई है 10/2. तो ये आ गया मेरे पास 2a प्लस 10/2. तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा और a प्लस 5 रह जाएगा अंदर और नीचे आ गया 2 और 2 से 2 कट गया. तो यहाँ पे मेरे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 5.
ठीक है, ये s की वैल्यू आ गई। ऐसे ही s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c हम यहीं पे भी निकाल सकते हैं और पहले निकाल सकते हैं या बीच में डाल के भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले ही निकालूंगी, जैसे आपने देखा है कि मैंने बाकी क्वेश्चन में भी पहले ही निकाला है। सो s है a + 5 और हम माइनस a करेंगे तो ये a और a कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा 5। s माइनस b मतलब जो दूसरी साइड है वो भी मेरी a है। सो a + 5 माइनस a, क्योंकि मेरी सेकंड साइड भी क्या है, a है, तो यहाँ पे भी a और a कट गया और मेरे पास आ गया 5। और अब हम निकालेंगे s माइनस c दैट इज़ a + 5 और मेरी थर्ड साइड क्या है, 10 है, तो ये मेरे पास मैंने लिख दिया -10, तो ये आ जाएगा मेरे पास a - 5। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो ये s है मेरा a + 5 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर है मेरे पास 5 s माइनस a, फिर मेरे पास s माइनस b भी 5 है और मेरे पास s माइनस c है a - 5। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उसे लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे a + 5 और a - 5, अगर आपको ध्यान हो तो ये आइडेंटिटी बन रही है a + b × a - b की, जो कि होती है a² - b²। ठीक है, तो a + 5 × a - 5 मेरा हो जाएगा a² - 5²। ठीक है, और यहाँ पे 5 × 5 क्या आ जाएगा मेरे पास, 25। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे क्वेश्चन में गिवन है और वो कितना गिवन है, 60 गिवन है, तो यहाँ पे हम दूसरी साइड पे लिखेंगे 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रूट को मैं सेपरेट आउट करते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 60 एज इट इज़ और ये रूट को सेपरेट आउट कर रही हूँ। a² - 25 यहाँ पे रह गया और √25। क्यों, ये कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रूट ऑफ a × b इज इक्वल टू √a × √b, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे अब √25 कितना होता है, ये a² - 25 एज इट इज़ और √25 होता है 5। अभी जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 60/5 इज इक्वल टू √a² - 25। सो 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा, तो मेरे पास आ गया 12 इज इक्वल टू √a² - 25। अब जब हमने रूट हटाना होता है बेटा तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 12 का स्क्वायर और यहाँ पे जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा a² - 25। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये आ गया a² - 25 एज इट इज़। और मैं लिख सकती हूँ a² - 25 इज इक्वल टू 144, मैंने साइड्स इंटरचेंज की हैं। a² इज इक्वल टू 25 उधर जाके ऐड हो गया, 169 आ जाएगा और a आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 होता है 13, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 13 सेंटीमीटर्स। जो इक्वल साइड्स उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, सो लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स की आ गई मेरी 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 या देयरफॉर लेंथ ऑफ equal sides is 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे ध्यान से करना है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The area of a right angle triangle is 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, उसका एरिया हमें गिवन है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। वन ऑफ इट्स लेग हैज़ लेंथ 12 सेंटीमीटर। सो वन ऑफ इट्स लेग जब बात करते हैं तो लेग, ये देखो, ये हम या तो परपेंडिकुलर या बेस को लेग माना जाता है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम लेग्स की बात करते हैं तो या तो परपेंडिकुलर या फिर बेस की बात की जाती है। तो यहाँ पे मैंने बेस को ले लिया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए मुझे बाकी दोनों साइड्स भी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एरिया गिवन है, तो यहाँ पे लिखते हैं, एक हमने बेस मान लिया, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। So in triangle, in right angled triangle ABC, BC is equal to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, and area is equal to half into base into height। ठीक है, अब हमें एरिया गिवन है 54, तो यहाँ पे 54 लिखेंगे। हाफ बेस ले लिया मैंने 12 और हमने हाइट निकालनी है, हाइट मैंने ली है 1।
ठीक है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 54 इज इक्वल टू 6a। तो 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 6। सो 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 होता है। तो यहाँ से 9a इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस मेरे पास पहले ही पता था, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम c की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मेरा बेस हाइपोटेन्यूज है c, बेस है मेरा 12 का 12 का स्क्वायर करेंगे, और परपेंडिकुलर है मेरा a, और हम ये 9 का स्क्वायर करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 81 सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 225। तो सी इज इक्वल टू रूट 225, और वो होता है 15, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। अब उन्होंने पेरीमीटर पूछा है, सो पेरीमीटर क्या आ गया हमारा, देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का जो सम होता है वो पेरीमीटर होता है। हमारे पास जो a है वो मेरा आया था अभी 9, और b है 12, और c है 15। तो जब हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है 36 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल कितना आ गया मेरा, 36 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:3:4। वो बोल रहे हैं कि जो एक ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो 2:3:4 में गिवन है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 45 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर 45 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बी a is equal to 2x, b is equal to 3x एंड c इज इक्वल टू 4x। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था। जब भी हमें साइड्स रेशो में गिवन होती हैं तो उसका हम एक कॉमन जो मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका पेरीमीटर गिवन है 45 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर्स, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो ये 9x आ गया। तो 9x इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे उसके बाद हम a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो a आ जाएगा मेरे पास 2 × 5 विच इज़ 10, b इज इक्वल टू 3 × 5 विच इज़ 15, और c की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 × 5 विच इज़ 20, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स और 20 सेंटीमीटर्स मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें पेरीमीटर गिवन है 45, तो हम सेमी पेरीमीटर लिखते हैं यहाँ पे। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, सो 45/2। इसे हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4.5, तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा 22.5। उसके बाद हम यहाँ पे s माइनस a भी निकाल लेंगे, s माइनस b और s माइनस c। सो 22.5 माइनस 10, 22.5 माइनस 15, 22.5 माइनस 20। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 12.5, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7.5, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c की। अब ये वैल्यूज़ हम हीरोन्स फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। s है मेरे पास 22.5, s माइनस a है 12.5, s माइनस b है 7.5 और s माइनस c है मेरे पास 2.5। तो ये हमने वैल्यूज़ क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे जो डेसिमल्स हैं, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो 22.5 को मैं लिख सकती हूँ 225/10, इसको लिख सकते हैं 125/10,
7.5 को लिख सकते हैं 75/10 और 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। देखो 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 225 इज 15 × 15। 125 होता है यहाँ पे 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5, तो यहाँ पे 5 × 5 × 5 लिख लेते हैं। 75 होता है 15 5 75 और 15 होता है 3 5 सो 3 × 5 × 5 हो गया, और 25 5 का स्क्वायर होता है, सो 5 × 5। और नीचे भी मेरे पास क्या है, 10 के 4 मल्टीपल्स, यहाँ पे 10 के 4 टर्म्स पड़ी हैं, तो 10 × 10 × 10 × 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनकी पेयरिंग करनी है। ये एक पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक पेयर हो गया और यहाँ पे सेकंड पेयर हो गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने पेयरिंग कर ली है। अब न्यूमरेटर में से यहाँ पे पहले 15 आएगा, इस पेयर में से 5 आ जाएगा, इस पेयर में से भी 5 आ जाएगा और इस पेयर में से भी 5 आ जाएगा, और ये मेरा 5 और 3 यहाँ पे बच गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में से यहाँ से 10 आ जाएगा, इसमें से भी 10 आ जाएगा, तो मेरे पास जो रूट में 5 × 3 बच गया वो क्या आ गया, मेरे पास 15 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 25 5 होता है हमारा 125, तो 125 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1875/100। ठीक है, ये आ गया मेरे पास √15। ठीक है, हम √15 की वैल्यू निकालते हैं अगर हमें डेसिमल्स में आंसर देना है, नहीं तो यहाँ पे हम 18.75 √15 भी लिख सकते हैं बेटा, बट हमें √15 की लॉन्ग डिवीजन से पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 3 9, ये बचा 6, 3 2 6। अब ये जा नहीं रहा है तो यहाँ पे लगेगा डेसिमल, और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हम निकाल लेंगे। 3 2 6 आ गया, यहाँ पे मुझे एक नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आ सकता है मेरे पास। तो ये आ जाएगा 8 से अगर हम करके देखें तो 8 8 64, 4 6 कैरी ओवर, 8 6 48, 48 और 6 होता है हमारा 54। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 544, मीन्स ये 8 पे जा रहा है, तो 8 यहाँ पे लगेगा, 8 यहाँ पे लगेगा, ये आ गया मेरे पास 544। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, ये 56 आ गया। हम यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ और लगाते हैं और 2 ज़ीरोज़ उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 38 का डबल, तो ये आ जाएगा 76 यहाँ पे। ठीक है, 38 जो भी क्वोशंट होता है डेसिमल हटा के उसका हमने डबल लेना होता है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 76। तो 76 के साथ भी एक डिजिट आएगी और उसी के साथ हमने यहाँ पे क्वोशंट पे भी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 76, और मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा 5600 या उससे कम आए। तो 7 अगर 7 पे जाएगा तो 49 होता है, तो 7 पे करके देखते हैं। 7 7 49, 9 4 कैरी ओवर, 7 6 42, 42 और 4 46, 6 4 कैरी ओवर, 7 7 49, 50 51 52 एंड 53, तो ये जाएगा। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ गया 5 3 6 9। तो आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लिया है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 18.75 100 से डिवाइड करने के बाद, और ये आ गया 3.87। ठीक है, √15 की वैल्यू, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 72.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The sides of a triangle have length 7 cm, 24 cm, 25 cm. Find the area of the triangle in 2 different ways. ठीक है, एक तो हमें वे पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला होता है अगर हमें लेंथ गिवन हो। ठीक है ना, सेकंड मेथड हमें पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर हम लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं कि नहीं है। वो कैसे चेक होगा, अगर ये जो तीनों साइड्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगी, तो इसका मतलब वो जो ट्राइंगल है वो क्या है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करते हैं, यहाँ पे इसको पहले हम चेक करते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर आवर साइड्स हम ए बी सी ले लेते हैं। लेट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बी ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स, बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स एंड सी मैंने ले लिया 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ट्राइंगल को ऐसे मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल आएगा हमारा।
और उसका जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। पहले हम चेक करते हैं कि ये अगर मैंने यहाँ पे ये 25 ले लिया है और इसे मैं 24 ले लेती हूँ और बेस में ले लेती हूँ 7 सेंटीमीटर्स, तो ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम चेक करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है 625, ये होता है 49 और ये होता है मेरा 576। तो 576 में जब हमने 49 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 51 ये आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करके मेरा 625 आ रहा है। तो दोनों तरफ 625 आ रहा है, इसका मतलब मेरे जो पाइथागोरस थ्योरम है सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दिस फॉलोज या दिस सेटिस्फाइज लिख देते हैं, दिस सेटिस्फाइज Pythagoras theorem. Therefore, our triangle is a right-angled triangle. ठीक है जी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हाइट फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं और दूसरा हम हीरोन्स फॉर्मूला के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा हाफ और मेरे पास बेस क्या है यहाँ पे 7 और हाइट क्या है 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू 24, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24 और 12 7 ज़ा होता है 84। तो ये आ गया मेरे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय दिस मेथड। ये वाला मेथड हम बोल सकते हैं बेस हाइट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक तरीका हमने ये यूज़ किया। अब दूसरा तरीका हम करने लगे हैं हीरोन्स फॉर्मूला, वो सबको आता ही है। सो नेक्स्ट इज सेकेंड वे जो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ हमें गिवन है 7 24 एंड 25। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो 7 प्लस 24 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे 49 प्लस 7 दैट इज़ 56 बाय 2 और ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर्स। हम s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी भी निकालेंगे। 28 माइनस 7, 28 माइनस 24, 28 माइनस 25, ठीक है। तो 28 माइनस 27 इज़ 21, 28 माइनस 24 21 सॉरी 28 माइनस 24 इज़ 4 एंड 28 माइनस 25 इज़ 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर देंगे। 28 इंटू 21 इंटू 4 इंटू 3। इसे हम अब 28 और 21 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, और 4 को भी फैक्टराइज करेंगे। तो ये आ जाएगा, देखो 7 4 ज़ा 28 होता है मेरे पास। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गया और इंटू 7, 3 7 ज़ा 21 होता है। सो 3 इंटू 7 और यहाँ पे 4 होता है 2 इंटू 2 और ये एक 3। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं और एक 7 ये एक 7, ठीक है। तो ये इस पेयर में से एक 2 बाहर, इस 7 के पेयर में से एक 7 बाहर और एक ये 2 में से ये 2 बाहर और ये 3 का भी पेयर बन रहा है, ठीक है ना। 3 का भी पेयर बन रहा है तो ये 3 बाहर। तो कुछ भी हमारे पास रूट में नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है ऑलरेडी एरिया 84 आ रहा है। तो यहाँ से भी मेरा एरिया जो है वो 84 ही आएगा। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा हीरोन्स फॉर्मूला था। तो हमने 2 तरीके से जो है वो एरिया निकाला है, ठीक है। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। If the wheel of a bicycle has a diameter of 60 सेंटीमीटर्स, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक बाइसिकल है, उसका जो व्हील है उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है। फाइंड हाउ फार अ साइक्लिस्ट विल हैव ट्रेवल्ड आफ्टर द व्हील हैज़ रोटेटेड 100 टाइम्स। तो बोल रहा है कि अगर जो व्हील है वो 100 टाइम्स रोटेट किया है तो जो कितना डिस्टेंस जो है साइक्लिस्ट ने कवर किया है वो हमने निकालना है। हमें पता है बेटा, ये देखो, ये मैंने एक व्हील ड्रॉ किया है और उसका जो डायमीटर हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर्स। सो हमें डायमीटर गिवन है
60 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि जो एक व्हील का जो पूरा एक रेवोल्यूशन होता है, ठीक है ना, पूरा जब वो एक चल लेता है, एक रेवोल्यूशन होता है, वो किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। डायमीटर हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा डायमीटर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 30 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द व्हील है मेरे पास 30 सेंटीमीटर्स, और सर्कमफ्रेंस हमने निकालना है व्हील का, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे, और रेडियस है 30, ठीक है। ये 1 रेवोल्यूशन की बात हो रही है। अगर वो रोटेट कर रहा है 100 टाइम्स, मीन्स 1 रोटेशन में पूरा एक, जब ये 1 एक बार घूम जाता है तो वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। हमने 100 टाइम्स अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसमें निकालना है, तो हम यहाँ पे करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई करके ये 44 इंटू 30 आ जाएगा 1320/7। इसे हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 1 7 और ये 62, 7 8 56, और ये आ जाएगा 60, 8 56, 40, 5 35, फिर बचा 50, और ये 7 49 आ जाएगा, बचा 10 1 तो ये 57, हम 57 तक ही लिख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है ये सेंटीमीटर्स अप्रॉक्स, ठीक है। अब हमने देखो 1 रोटेशन, यहाँ पे हम रोटेशन कर देते हैं क्योंकि रोटेशन में ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन 1 रोटेशन, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि 100 टाइम्स अगर व्हील रोटेट करता है तो कितना जो है साइक्लिस्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन 100 रोटेशंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट, है ना, इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 188.57। तो जो एक रोटेशन में डिस्टेंस आया उसको हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 100 जो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी बेटा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 1 भी आ रहा था जो मैंने हटा दिया, तो हम 1 दोबारा से लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो जब हम यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इधर 1887.1, ठीक है। तो मैंने 1 यहाँ पे दोबारा से लगा दिया क्योंकि डेसिमल एंड में बच रहा था, नहीं तो सेंटीमीटर्स आ गया, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टिंग इनटू मीटर्स। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे मीटर्स, ठीक है। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 188.571 मीटर्स, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया बाय द साइक्लिस्ट इन 100 रोटेशंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 66 सेंटीमीटर्स। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है अपनी एक्सरसाइज में। क्वाड्रेंट होता है जब हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, और उसका एंगल जो होता है, सेंट्रल एंगल, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये जो पूरा एरिया होता है बेटा सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर होता है, और ये बिकॉज 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है 66 सेंटीमीटर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर्स, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से हम अपना रेडियस निकालेंगे क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे आर लिखेंगे इज इक्वल टू 66 अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, 66 अपॉन 2 इंटू 22/7 है तो 22 इधर आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो 22 1 22 3 66, तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू 21/2 सेंटीमीटर। इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे, डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे पहले। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल के एरिया का 1/4 जो होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 22/7, और रेडियस है 21/2, सो 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। तो अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2, 2 11 उसके अलावा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे
33 इंटू 21/8। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ये आ गया 693। तो 693 डिवाइडेड बाय 8 और इसे हम आगे डिवाइड कर लेते हैं। तो 693 को जब हमने 8 से डिवाइड किया, 8 8 ज़ा 64, यहाँ बचा 5, ये आ गया 3, तो 8 6 ज़ा 48, यहाँ पे आ गया 5, ये बच गया, ये लग गया हमारे पास डेसिमल, तो यहाँ पे 0 और 0 निकाल लिया हमने। सो 8 6 ज़ा 48, दोबारा से ये 2 और फिर एक और 0 लगाएंगे, 8 2 ज़ा 16 होता है मेरे पास, ये बचा 4 और 40, 8 5 ज़ा 40, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये मेरे पास आ गया है, इसकी वैल्यू 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द व्हील ऑफ अ कार हैज़ एन आउटर रेडियस 28 सेंटीमीटर। तो हमारी एक व्हील है कार की, ठीक है, ऐसे एक अगर हम कार की व्हील बना लें इस तरीके से, तो जो आउटर रेडियस है, मतलब ये वाला पार्ट, ये हमें कितना गिवन है, आउटर रेडियस 28 सेंटीमीटर, तो ये 28 सेंटीमीटर्स गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट हाउ फार द कार ट्रेवल्स आफ्टर 1 कंप्लीट टर्न ऑफ द व्हील। तो पूरा एक जब वो टर्न लेगी, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है, अभी हम कर आए हैं। एंड हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। अगर उसने 1 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल की है कार ने, तो 1 किलोमीटर में व्हील ने कितने टर्न्स लिए हैं, ठीक है ना, कितने टर्न्स लिए हैं वो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि एक जब टर्न ले रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो एक रोटेशन में हमें पता है कि वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख देते हैं, रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर्स इन 1 कंप्लीट टर्न of the wheel, distance is equal to circumference of the wheel। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो ये आ गया 22 इंटू 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास 176 सेंटीमीटर। तो जब एक व्हील एक बारी पूरा टर्न करता है, एक रोटेट करता है, तो उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 176 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। तो पहले 1 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं और 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर्स और 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 1 लाख सेंटीमीटर्स आ गए हमारे पास 1 किलोमीटर्स में। अब हमने नंबर ऑफ टाइम्स द व्हील रोटेट्स निकालना है इन दिस डिस्टेंस। सो नंबर ऑफ रोटेशंस कह लो एक तरीके से। सो नंबर ऑफ रोटेशंस is equal to total distance traveled upon circumference of the wheel। या हम लिख सकते हैं distance traveled in 1 rotation also। so circumference of wheel, तो यहाँ पे total distance है हमारे पास 1 लाख और हमारा जो सर्कमफ्रेंस आया था वो 176 आया था। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करते हैं। सो 2 8 ज़ा 16, 16 बचा, 2 8 ज़ा 16, ये आ गया 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, दोबारा से करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 10, 2 5 ज़ा 10 और 1 2 3 आ गया। फिर से करते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 10, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 zeros आ गए। फिर से करते हैं। ये आ गया 2 11 ज़ा और ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 10, 2 5 ज़ा 10 और ये आ गया 6
6250, क्योंकि उसके बाद वो क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है। तो 6250 को 11 से हम डिवाइड करेंगे। सो 11 5 55 आ जाएगा, 12 में से 5 गए 7, 75 आ गया हमारे पास। सो 6 पे जाएगा 66, 9 बचा हमारे पास। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 568.18 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है ना, अप्रॉक्स। पर जो हमें नंबर ऑफ रोटेशन पूछा है वो डेसिमल्स में हम नहीं देंगे, तो हम लिख लेंगे कि 10 व्हील रोटेट्स, हम होल नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 1 है तो ये 568 एज इट इज़ छूट जाएगा, मतलब राउंड ऑफ होकर भी 568 आएगा। रोटेट्स अप्रॉक्सीमेटली 568 टाइम्स, ठीक है, इन 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 रेक्टेंगल्स हैव द सेम एरिया, ठीक है ना, 2 रेक्टेंगल्स हैं जिनका एरिया सेम है और एंड द सेम पेरीमीटर, उनका पेरीमीटर भी सेम है। डज दिस मीन दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर? तो क्या इसका मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसी दो फिगर्स जिनका साइज और शेप क्या होते हैं, सेम होते हैं। दे हैव सेम साइज एंड सेम शेप, मतलब एक फिगर को अगर हम दूसरे फिगर के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, ठीक है, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। तो वो बोल रहे हैं कि सपोज मैंने ये 2 रेक्टेंगल्स ली हैं, ठीक है, जिनका एरिया और पेरीमीटर क्या गिवन है, हमें सेम गिवन है। मैंने क्या ले लिया, इनकी डायमेंशंस अलग अलग ले ली। इसकी डायमेंशंस ले ली मैंने L1 B1, लेंथ ले लिया L1, ब्रेथ ले लिया B1, इसकी लेंथ ले ली L2 और इसकी ब्रेथ ले ली B2, ठीक है। तो अब हम जो हमें गिवन है हम वो लेके चलते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं सपोज वी हैव 2 रेक्टेंगल्स A एंड B, ठीक है। इसको मैं A मान लेती हूँ और इसको मैं B मान लेती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि हमें गिवन है कि पेरीमीटर्स और एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है, विथ 2 रेक्टेंगल्स A एंड B। तो यहाँ पे फॉर रेक्टेंगल A, ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L1 प्लस B1, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एंड फॉर रेक्टेंगल B पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 2 इंटू L2 प्लस B2, ठीक है। पर हमें क्या बोला है कि उनका पेरीमीटर सेम है, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सिंस देयर पेरीमीटर इज सेम, therefore 2 into L1 plus B1 is equal to 2 into L2 plus B2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, L1 plus B1 is equal to L2 plus B2, ये आ गया। और इसे मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया की। सो फॉर रेक्टेंगल A एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ गया मेरे पास L1 B1। और फॉर रेक्टेंगल B मेरे पास एरिया आ जाएगा L2 B2, ठीक है। एंड बिकॉज देयर एरियाज आर सेम, ठीक है, देयरफॉर L1 B1 इज इक्वल टू L2 B2, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास आ गया कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया, ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया। मतलब प्रोडक्ट भी सेम है लेंथ ब्रेथ का और उनके सम भी सेम है, ठीक है ना। तो अब ऐसे नंबर सोचो, 2 ऐसे नंबर सोचो, एग्जाम्पल लेके करते हैं। 2 ऐसे नंबर सोचो कि जिनका सम भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, ठीक है ना। वो सेम ही 2 नंबर्स हो सकते हैं ना, उनका ऑर्डर डिफर कर सकता है पर नंबर तो सेम ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास 8 और 6 है, 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो 8 प्लस 6 क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। और 8 इंटू 6 क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। तो क्या हमारे पास कोई और पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है जिनका सम 14 और प्रोडक्ट 48 होगा?
ठीक है। ऑर्डर हो सकता है ना 8 6, आप बोलोगे कि 6 और 8 ऑर्डर वेरी कर सकता है, पर क्या हमारे पास कोई और पेयर ऑफ नंबर हो सकता है कि जिनका सम और प्रोडक्ट ये आए? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ 8 और 6 ही एक ऐसा पेयर है जिनका सम और प्रोडक्ट 14 और 48 होगा। इसका मतलब कि दो रेक्टेंगल जिनका पेरीमीटर और एरिया सेम होता है, उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, उनके डायमेंशंस यूनिक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि therefore if two rectangles have same perimeter and area, then their dimensions must be same. ठीक है, so from 1 and 2 we can say that L1 is equal to L2 and B1 is equal to B2. ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो L1 है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि L1 जो है वो B2 के इक्वल आ गया या B1 के इक्वल आ गया। ठीक है, या B2 के इक्वल आ गया, और जो ये है हमारा L2 है वो B1 के इक्वल आ गया। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसका मतलब जो रेक्टेंगल है वो टर्न अराउंड है। ठीक है ना, पर अदरवाइज क्या है कि उनके डायमेंशंस क्या हैं? सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे सिंस the two rectangles have the same length and breadth, they have exactly same shape एंड साइज। तो उनका शेप और साइज क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि उनके लेंथ और ब्रेथ क्या है? एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम एरिया एंड सेम पेरीमीटर are congruent to each other. ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था और ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11, you know that the area of a parallelogram is base into height. हमें पता है कि area of parallelogram का फॉर्मूला क्या होता है? base into height. Using this and the figure show that the area of a trapezium is half the sum of parallel sides into height. तो हमने ये वाली जो फिगर हमें गिवन है, इसे यूज करके ये शो करना है कि जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू दी हाइट। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे हम नाम दे देते हैं A B C D और इसे दे देते हैं यहाँ पे E। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइट जो गिवन है वो h है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हाइट है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये जो हाइट है वो h है। और अगर मुझे यहाँ पे पैरेललोग्राम में हाइट दिखानी हो तो मैं यहाँ पे ऐसे शो कर सकती हूँ कि यहाँ पे जो ये हाइट है ये हमें h गिवन है। ठीक है, तो ऐसे है ये। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे जो बेस है AE ये हमें B गिवन है और यहाँ पे DC कितना है? A गिवन है। तो यहाँ पे अगर DC A है तो ये ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? BC को AD के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है और BCE एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो जब पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, तो DC इज इक्वल टू AB, तो DC अगर A है तो ये मेरा AB भी A हो जाएगा और ये पूरी की पूरी लेंथ मेरी B है, तो इसका मतलब मेरी BE कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा B माइनस A हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही लिख लिया है, यहाँ पे दोबारा से लिख लेंगे, ये हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिंस ABCD
is a parallelogram, therefore its opposite sides are equal. तो हम कह सकते हैं AB is equal to DC is equal to A, and यहाँ से हम BE की वैल्यू निकाल देंगे. BE is equal to AE में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, AB, तो ये आ जाएगा मेरे पास B माइनस A. तो ये मेरे पास BE की वैल्यू आ गई B माइनस A. ठीक है, तो ये हमने पहले आपको बता दिया था. अब यहाँ पे ये जो ट्रेपीजियम है पैरेललोग्राम और ट्राइंगल में डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और फिर उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा बेस इनटू हाइट. ठीक है, ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया का, बेस इनटू हाइट. तो अब यहाँ पे बेस क्या है, A, और हाइट क्या है मेरे पास, H है. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं AH. ठीक है, अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE. अब ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हाइट है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं इसका जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो हाफ, यहाँ पे जो बेस है BE है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं BE और हाइट को हम लिख देते हैं H. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास हाफ, और BE कितना है मेरे पास, B माइनस A इंटू H. ठीक है, अब जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है ADCE, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AB, यहाँ पे हम देख लेते हैं AB नहीं है, ADCE, ADCE is equal to area of parallelogram ABCD plus area of triangle BCE. ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हमने निकाला है AH, तो यहाँ पे लिखेंगे AH, और यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला है हाफ इंटू B माइनस A इंटू H. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे H कॉमन है दोनों टर्म्स में, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसे ओपन करते हैं. कुछ भी कॉमन निकालने से पहले हम इसे ओपन करेंगे. AH प्लस हाफ, ये B इंटू H आ जाएगा, तो BH माइनस हाफ A इंटू H आ जाएगा, तो हाफ AH. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ओपन कर लिया. अब यहाँ पे ये AH है और यहाँ पे माइनस हाफ AH है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे. जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आपको करके भी दिखा देते हैं. AH माइनस हाफ AH को मैंने इकट्ठे लिख लिया, प्लस हाफ BH. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसका आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और ये AH है और ये माइनस हाफ AH है. सो 1 में से हाफ गया, कितना बचता है, हाफ बचता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा हाफ AH. ठीक है, और ये आ गया मेरे पास हाफ BH. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स है और दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे हाफ और H कॉमन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाफ निकाल लेंगे बाहर और H बाहर निकाल लेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा, A प्लस B बच जाएगा. ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू A प्लस B इंटू H, दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H. यही हमने प्रूव करना था यहाँ पे, देखो दैट इज हाफ इंटू A प्लस B इंटू H. ठीक है, यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है, ये हमारा आंसर आ गया है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. By dividing a trapezium into two triangles, show that its area is half the sum of parallel sides multiplied by the height. तो ये सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जो अभी हम कर आए हैं, पर यहाँ पे क्या गिवन है, एक ट्रेपीजियम गिवन है. तो यहाँ पे मैंने ट्रेपीजियम ले लिया ABCD, उसको बोला है कि दो ट्राइंगल्स में हमने डिवाइड किया है, तो मैंने यहाँ पे ये AC को ज्वाइन करके, डायगोनल को ज्वाइन करके इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है. अब मुझे ये शो करना है कि जो एरिया है ट्रेपीजियम का वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ठीक है, तो ये मैंने हाइट लिया, यहाँ पे हम ड्रॉ भी करेंगे, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे A से DC तक हमने एक हाइट ड्रॉ कर ली है, और सिमिलरली यहाँ पे
जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये बाहर ड्रॉ होगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये है हमारी हाइट h, और यहाँ पे इसको भी, ये भी क्या है, हमारी h हाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ABCD is a trapezium, right? Join AC. AC divides the trapezium into two triangles, ठीक है। और कौन सी वो टू ट्राइंगल्स हैं, ADC एंड ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स में उसको डिवाइड कर दिया है। अब जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उसमें एक परपेंडिकुलर हमने हाइट ड्रॉ की है, ये इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो बाहर है, ये हाइट है, ठीक है। और हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो यहाँ पे मैंने AB की लेंथ ली है A और DC की लेंथ ली है B। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD इज ए ट्रेपेजियम with the length of parallel sides as A and B, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ADC में बेस क्या है मेरा B, तो हाफ इंटू B, ये B के साथ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे B का मतलब है बेस, ठीक है। और ये हाइट तो h ही लिया है हमने, तो यहाँ पे आ गया h, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ, अब यहाँ पे बेस क्या है मेरा AB है, यहाँ पे हम लिख देते हैं AB, और हाइट ये है हमारी इंटू h, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या था मेरा, इधर लिख देते हैं हाफ इंटू DC इंटू h, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हाफ इंटू जो AB है वो कितना है A इंटू H, ठीक है। तो यहाँ पे ADC का एरिया निकाला है, यहाँ पे हमने ABC का एरिया निकाला। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD जो होगा वो इन दोनों ट्राइंगल्स का सम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये है हाफ BH, यहाँ पे हाफ इंटू B इंटू H, ठीक है, प्लस और यहाँ पे है हाफ इंटू A इंटू H, सो हाफ इंटू A इंटू H, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में देखिए हाफ और H क्या है, कॉमन है, तो हाफ निकाल लेंगे और H कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से बचा हमारे पास अंदर B और यहाँ से बचा मेरे पास अंदर A, तो बीच में प्लस का साइन था, प्लस A, और हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू A प्लस B इंटू H, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हो गया है, आ गया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो 10 यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम is half the sum of parallel sides into height, ठीक है। ये उन्होंने हमें पूछा था, तो उसी वर्डिंग्स में हमने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Show that how we can use two identical copies of a trapezium to make a parallelogram। वो बोल रहे हैं कि हम दो एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल कॉपीज ट्रेपेजियम की अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको हम कैसे पैरेललोग्राम में शो कर सकते हैं। हाउ विल दिस गिव अस द इन फॉर्मूला फॉर द एरिया फॉर ट्रेपेजियम, और इससे हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कैसे मिलेगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया जहाँ पे उन्होंने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें निकालने के लिए बोल दिया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे। देखो हमने क्या किया, दो एग्जैक्ट
कॉपीज़ ली हैं ट्रेपीजियम की, ABCD एंड MNOP। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया कि जो ये सेकंड कॉपी है उसको 180 डिग्री, ठीक है ना, रोटेट किया है। तो 180 डिग्री इस तरीके से रोटेट किया है कि ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी और ये वाली साइड क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या होगा, जब ये वाली साइड ऊपर जाएगी तो ये B था और यहाँ पे A था। ठीक है, तो ये A और ये B मिलके क्या बन जाएगी, ये जो पूरी साइड है वो क्या बन जाएगी, मेरे पास A+B बन जाएगी और हाइट एज इट इज़ रहेगी h। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये था मेरा A, ये B, ये C और ये D और यहाँ पे MNOP था। तो जब ये MNOP को जब हमने रोटेट किया 180 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा P आ जाएगा, यहाँ पे M आ जाएगा और यहाँ पे O आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी C लिखा हुआ है तो आप नहीं लिख रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट वो हो गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ N इधर जाके N जो है वो इधर जाके लग जाएगी हमारी और जो O है वो यहाँ पे जाके लग जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया P और M, ये वाली साइड थी वो ये ऐसे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकालना है कि ये कैसे, ये हमने शो करना है कि कैसे है। तो जो मैंने आपको भी समझाया कि मैंने जो सेकंड आइडेंटिकल कॉपी थी उसको 180 डिग्री रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया कि जो ये वाली लेंथ थी वो इसके साथ जाके लग जाए ताकि हमें एक पैरेललोग्राम मिल जाए। तो ये सब हम अब वर्डिंग्स में लिख लेते हैं। हम लिखेंगे टेक 2 identical trapeziums, take 2 identical trapeziums, rotate one trapezium by 180 degree, place them together so that the side of length B of one trapezium is adjacent to the side of length A of the other। ठीक है, तो ये हमने किया था, उसी को हमने लिख लिया है। अब लिखेंगे इसके आगे the two trapeziums fit together to form a parallelogram। अब हमें पता है बेस ऑफ द पैरेललोग्राम क्या बन गया, मैंने आपको बताया अभी बेस ऑफ द पैरेललोग्राम बन गया A+B। सो बेस ऑफ पैरेललोग्राम hence formed is equal to A+B। इट्स उसकी हाइट क्या है, वो तो सेम ही रही। सो इट्स हाइट is equal to h, same as the height of each trapezium। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है, बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारा बेस क्या है A+B और हाइट क्या है h, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू A+B इंटू एच। ठीक है, अब ये जो पैरेललोग्राम है इसमें 2 ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स और दोनों ट्रेपीजियम क्या है, आइडेंटिकल है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू कर देते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, 2 ट्रेपीजियम है तो 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने निकाला है A+B इंटू एच और यहाँ पे है 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ये जो 2 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 1/2 इंटू A+B इंटू एच और यहाँ पे क्या रह गया, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम।
इसकी हम साइड चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। तो ये थर्ड ऐसा क्वेश्चन हो गया था जहाँ पे हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला निकालने के लिए बोला गया था। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द एरिया ऑफ अ काइट इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। हमने शो करना है कि जो काइट का एरिया होता है वो हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स होता है। शो दिस यूजिंग एल्जेब्रा एंड यूजिंग ज्योमेट्री। तो इसको हमने एल्जेब्रा और ज्योमेट्री यूज़ करके शो करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक काइट ली है ABCD और इसको हमने डायगनल्स को ज्वाइन कर दिया है AC और उसकी लेंथ ली है D1 और BD डायगनल को भी ज्वाइन कर दिया है और इसकी लेंथ ली है D2। तो जो ये एरिया है काइट का ABCD, ये दो ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वल हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो अब हम इतना लिख लेते हैं, लेट ABCD be a kite with two diagonals AC and BD. Let AC is equal to D1 and BD इज इक्वल टू D2। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम की जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो AD इज इक्वल टू CD है यहाँ पे और AB इज इक्वल टू BC है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो एरिया आ जाएगा हमारा ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, वो क्या हो जाएगा, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ADC और ABC, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। सो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हम इस तरीके से भी ले सकते थे, ADB प्लस BCD भी ले सकते थे, ठीक है। तो अभी हमने इस बार ये वाला चूज़ किया है, आप वैसे ले करके भी कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC की बात करते हैं पहले। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, अब फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ADC में हमारे पास बेस क्या है, AD है, AC है, और हाइट क्या है मेरे पास, OD है। तो यहाँ पे मैं OD लिख दूंगी, ठीक है। अब ये जो AC है इसकी लेंथ कितनी है, D1, तो हाफ इंटू D1 इंटू OD, ठीक है। इसको हम दे देंगे 1। ऐसे ही हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। एरिया, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ पे हम एक पेज पहले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और वो भी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे हमारा बेस क्या है, यहाँ पे देखते हैं ABC में हमारा बेस है AC, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू AC और हाइट है मेरी BO। तो यहाँ पे हम हाइट लिख लेंगे, OB भी लिख सकते हैं और BO भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं OB, ठीक है। तो AC है मेरा, यहाँ पे देखिए ये जो बेस AC है ये क्या है मेरा, D1 है। सो हाफ इंटू D1 और OB को हम एज इट इज़ छोड़ते हैं और इसको दे देते हैं 2। अब जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है उसमें ये दोनों जो वैल्यूज़ आई हैं 1 और 2, ये हम पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे therefore area of trapezium ABCD is equal to area of triangle ADC, that is half into D1 into OD plus area of triangle ABC, that is half into D1 into OB। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में हाफ D1 और हाफ D1 कॉमन है, तो हम हाफ D1 क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकाल देंगे और अंदर ब्रैकेट में मेरे पास रह जाएगा OD प्लस OB, ठीक है। तो आप देखें कि जो OD प्लस OB है, यहाँ पे देखते हैं ये OD है और ये OB है। तो ये जो OD और OB ये पूरी जो लेंथ है ये कितनी है, ये डायगोनल है और क्या है, डायगोनल हमने क्या सपोज किया है, BD को सपोज किया है हमने D2। तो यहाँ पे लिखेंगे ये BD के इक्वल आ गया है, हाफ इंटू D1 इंटू BD आ गया है और BD क्या है हमारे पास, हाफ इंटू
D1 इंटू D2। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो ये हमारा ये ट्रेपीजियम नहीं है, ये हमारा काइट है, ये हमारी काइट है। हमने यही प्रूव करना था कि जो एरिया ऑफ अ काइट है वो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स होता है। ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब ये एल्जेब्रिकली हमने प्रूव किया है। उन्होंने बोला है कि यूजिंग ज्योमेट्री भी हमने इसे प्रूव करना है, तो ये यूजिंग ज्योमेट्री हम प्रूव करेंगे इसे। तो पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो यूजिंग ज्योमेट्री के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इसके जो ये काइट बनी हुई थी इसके अराउंड हमने एक बड़ा रेक्टेंगल दे दिया है। ठीक है, और इस तरीके से ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है, एक टाइट रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, सो दैट ये परफेक्टली उसको क्या कर रहा है, इसके सराउंडिंग्स को, मतलब जो इसके कॉर्नर्स हैं, काइट के कॉर्नर्स हैं, वो इसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी जो ये रेक्टेंगल है, जो इसकी विड्थ है वो एग्जैक्टली ये वाला जो डायगोनल है AC उसके इक्वल है D1 के। ठीक है, और जो इसकी लेंथ है वो एग्जैक्टली ये जो डायगोनल है हमारा BD D2 उसके इक्वल है। तो मीन्स जो ये लेंथ आ गई मेरे पास, ये जो विड्थ आ गई, ये आ गई D1, और ये जो लेंथ आ गई है मेरी रेक्टेंगल की वो कितनी आ गई है, D2 आ गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इतना लिख लेते हैं, draw a rectangle around a kite in such a way that its width is equal to D1 and length इज इक्वल टू D2। जो लेंथ है वो इसके डायगोनल BD के इक्वल है, और जो विड्थ है वो डायगोनल AC के इक्वल है। तो AC की लेंथ है हमारी D1 और जो डायगोनल BD है उसकी लेंथ कितनी है, D2। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। सो एरिया क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो हमने बॉक्स बनाया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ये आ गया मेरे पास D1 इंटू D2। ठीक है, अब जो डायगोनल्स होते हैं ना रेक्टेंगल के, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो AC और यहाँ पे BD हैं, जो ये काइट के डायगोनल्स बने हुए हैं, इसने इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्मॉल 4 रेक्टेंगल्स में पार्ट डिवाइड कर दी, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। ठीक है ना, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द डायगोनल्स डिवाइड द रेक्टेंगल into 4 smaller rectangles। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास 4 रेक्टेंगल्स बने हैं, देखिए एक रेक्टेंगल ये है, दूसरी ये है, थर्ड मेरे पास ये है और फोर्थ मेरे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये काइट का आउटर एज है इस रेक्टेंगल का क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो ये वाली रेक्टेंगल है और काइट का ये जो आउटर एज है, ये एक तरह से इस रेक्टेंगल का डायगोनल बन रहा है। मीन्स ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इधर भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो एरिया, ये वाला पार्ट का एरिया है वही है इनसाइड जो काइट का जो इनर ये वाला पोर्शन ट्राइंगल है इसका एरिया होगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें ये वाली रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे ये जो AB है एक डायगोनल का ही काम कर रही है, जो ये आउटर एज है काइट की। ठीक है ना, और इस तरीके से ये डायगोनल जो रेक्टेंगल को तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। और हम 4th रेक्टेंगल पर आते हैं, जो ये 4th स्मॉलर रेक्टेंगल है, इसमें जब हम ये जो BC है ये भी एक डायगोनल का ही काम कर रहा है, और ये जो 2 डायगोनल है इसने इस पूरे रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये काइट है, काइट ने पूरे के पूरे रेक्टेंगल को, ठीक है ना, जो ईच रेक्टेंगल है, मतलब जो काइट के जो ये वाले जो आउटर एजेस हैं, इसने जो हर एक रेक्टेंगल को डायगोनली हाफ में क्या कर दिया है, कट कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो काइट है वो रेक्टेंगल की कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, 50% स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो काइट है हम लिख देंगे कि काइट ऑक्यूपाइज हाफ द एरिया ऑफ द होल रेक्टेंगल। तो यहाँ पे इतना मेंशन करते हैं, द काइट cuts each rectangle, जो ये 4 रेक्टेंगल्स हैं उसकी बात हो रही है, each rectangle diagonally into half
into half, so it occupies 50% of space. ठीक है ना, 50% of space. The kite cuts each rectangle diagonally into half, so it occupies 50% of each. मतलब उनके यहाँ पे स्पेस आएगा या एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore area of kite is equal to half into area of rectangle। ठीक है, यही हमने अभी लिखा था। तो यहाँ पे अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी निकाला था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो कि था d1 इंटू d2, तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो ये हमारा आंसर भी आ गया है। यही एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला होता है कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये हमने ज्योमेट्री यूज़ करके हमने ये वाला मेथड जो है, ये जो फॉर्मूला है वो निकाला है, और उसके जो प्रीवियस पार्ट है उसमें हमने अलजेब्रा यूज़ करके एरिया ऑफ अ काइट निकाला था। तो ये हमसे ये पूछा गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। प्रैक्टिस सही होगा मैथ्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।